66 मिलियन साल पहले वो समय था जब धरती का वातावरण गर्म हो चुका था। बर्फीली चादर पिघल चुकी थी, खुले मैदानों की जगह घने जंगलों ने ले ली थी और डायनासोर धरती पर राज कर रहे थे। इनकी लाइफस्टाइल पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से एडॉप्ट हो चुकी थी और ये उस समय मौजूद सभी जानवरों में सबसे शक्तिशाली थे। लेकिन सवाल था कि आखिर इनकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, अपनी वीडियो के पहले पार्ट में हमने जाना था कि धरती पर डायनासोर का अस्तित्व कैसे शुरू हुआ। हमने आपको ये भी बताया था कि पृथ्वी अपने शुरुआती दौर में कैसी थी और आज उसका स्वरूप कितना बदल चुका है। आज हम उसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जीवन की शुरुआत के बाद डायनासोर कैसे इवॉल्व हुए और कैसे उन्होंने पूरी धरती पर राज किया। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे मरीन वर्ल्ड के जीवों ने पानी को छोड़कर जमीन का रुख किया और उनसे पहले रेप्टाइल्स अस्तित्व में आए। आपको बता दें कि ट्रायसिक पीरियड में धरती पर डायनासोर की शुरुआत तब हुई जब कुदरत में रेप्टाइल्स से कई दूसरे जानवर इवॉल्व हुए। इन्हीं जानवरों में से एक रहे डायनासोर, जो बाकियों के मुकाबले अलग और अनोखे व्यवहार के रहे। अपनी शक्तिशाली ताकत के दम पर आने वाले 160 मिलियन सालों के लिए इन्होंने पृथ्वी को डोमिनेट किया। ये बात हर कोई जानता है कि डायनासोर सबसे पहले ट्रायसिक पीरियड के शुरुआती दौर में पनपे। लेकिन दिलचस्प बात है कि ट्रायसिक पीरियड के मध्य तक ये जानवर जंगल पर राज नहीं करते थे, बल्कि उस समय पृथ्वी कई अनोखे जानवरों का घर थी जिनकी शारीरिक बनावट बेहद ही भयानक थी। उदाहरण के तौर पर एनासोरस और पेट्रोसोरस शेरा जैसे जीव उस समय पृथ्वी पर जिंदा थे। लेकिन आपको बता दें कि रेप्टाइल सबसे टॉप प्रीडेटर्स थे जो बाकी जीवों से ज्यादा एडवांस थे। हालांकि ये जीव पर्मियन पीरियड से अस्तित्व में थे, लेकिन ये काफी कम दिखाई देते थे। ट्रायसिक पीरियड की शुरुआत होते ही इन्होंने जंगल में अपना दबदबा कायम किया और सबसे डोमिनेंट प्रीडेटर के रूप में सामने आए। ये हर तरह के जीवों को अपना शिकार बनाते थे और बाकी जानवरों ने भी इनसे डर कर रहना सीख लिया था। रिसर्च बताती है कि वो समय रेप्टाइल्स के लिए सबसे बेहतर समय था। सभी क्लाइमेटिक कंडीशंस रेप्टाइल्स के जीवन के अनुकूल थी और यही वजह थी कि ये तेजी से अपना विस्तार करने में सफल थे। रिसर्च से ये बात भी सामने आती है कि रेप्टाइल्स के आर्कस ग्रुप के पास बाकियों से ज्यादा एडवांस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थे और इसीलिए वो सर्वाइवल की दौड़ में बाकियों से काफी आगे थे। यानी कि सीधी भाषा में कहें तो सांस लेने के लिए उनके पास बेहतर अंग विकसित हो चुके थे। इवोल्यूशन की रेस में आगे निकलते हुए ये दो ग्रुप दो अलग अलग समूह में स्प्लिट हुए, जिनमें से एक क्रोकोडाइल के रूप में इवॉल्व हुआ जबकि दूसरा ग्रुप डायनासोर्स के रूप में हमारे सामने आया। हालांकि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग थे, लेकिन जेनेटिकली इनका सोर्स एक ही था। यही वजह थी कि शुरुआती दौर में दिखाई देने वाले मगरमच्छ और डायनासोर्स काफी कुछ एक जैसे ही थे। कई बार ये जमीन पर दो पैरों पर चलते थे और भोजन के रूप में दूसरे जीवों को खाने की बजाय केवल हर्बीवोरस प्लांट्स को ही खाते थे। सीधी भाषा में कहें तो उस समय डायनासोर और क्रोकोडाइल में अंतर कर पाना मुश्किल था। शारीरिक बनावट से लेकर इनका व्यवहार भी एक दूसरे से काफी सिमिलर था। पैलियोंटोलॉजिस्ट भी इन दो जीवों में अंतर करने के लिए उनके पैरों की हड्डियों का अध्ययन करते हैं जो एक दूसरे से अलग हैं और बताती हैं कि वक्त के साथ कैसे कैसे डायनासोर ने स्पीड के साथ ट्रेवल करना शुरू किया। वो 4 के बदले 2 पैरों पर चलने के लिए विकसित हो गए। इस प्रक्रिया में उनके पिछले पैर ज्यादा विकसित हुए और उनकी रफ्तार में भी तेजी आई, जबकि उनके आगे के पैर अब भी आकार में छोटे थे और उनका इस्तेमाल काफी कम हो गया था। शरीर के साथ उनकी पूंछ भी विकसित होकर ज्यादा शार्प और मजबूत हो गई, जिसका एक हमला किसी भी जानवर को ढेर कर सकता था। खैर, डायनासोर का इतना विकास काफी नहीं था, ये तो केवल एक शुरुआत थी। आगे चलकर डायनासोर्स के ग्रुप में कई डिविजन्स हुए, जिसके चलते नए डायनासोर्स की कई और प्रजातियां भी धरती पर उपजी, जिनमें से ज्यादातर 2 पैरों पर चलने वाले फीचर्स के साथ पैदा हुए, जबकि कुछ प्रजातियों को 4 पैरों पर चलते हुए देखा गया। उदाहरण के तौर पर साइला डायनासोर्स काफी कुछ छोटे थेरोपेड की तरफ विकसित हुए, जो कि पूरी तरह डायनासोर्स नहीं लगते थे, लेकिन उन्हें डायनासोर के सबसे करीबी रिश्तेदारों में ही गिना गया। सालों साल डायनासोर्स की शारीरिक बनावट में बदलाव आता गया और वो इस तरह से इवॉल्व हुए
जैसे वो आज हमें फिल्मों में दिखाए जाते हैं। जीव विज्ञानी अपने अध्ययन में पाते हैं कि डायनासोर्स के शुरुआती फॉसिल्स हमें एक बड़ी छिपकली के रूप में मिलते हैं। आज डायनासोर्स की जिस शारीरिक बनावट को हम जानते हैं वो दो सबसे बड़े डायनासोर्स ग्रुप से उत्पन्न हुए, जिसका नाम सौरिकियन और ऑर्निथिसिकिया था। इन दो बड़े ग्रुप से इग्वानडोन और मेगालोसोरस जैसे दो बड़े जानवरों का विकास हुआ। इसके अलावा वैज्ञानिक पाते हैं कि धरती पर पनपा पहला डायनासोर्स इरेटा था, जो 2030 मिलियन साल पहले पनपा। रिसर्च बताती है कि शुरुआती विकसित डायनासोर्स आकार में छोटे थे। इनका शारीरिक विकास तो हुआ था, लेकिन ये डोमिनेंट व्यवहार नहीं रखते थे। कार्निवोरस होने के बाद भी इनकी डाइट का मुख्य हिस्सा छोटे जानवर ही थे। इनकी हैबिटेट में उस समय आर्क्योसोरस का दबदबा था, जो जंगल की दुनिया के सबसे खूंखार शिकारी थे। मेट्रोएसाइक पीरियड की शुरुआत में भी ज्यादातर डायनासोर कुत्ते के आकार के थे। हालांकि कुछ इवॉल्व होकर काफी कुछ आगे निकल चुके थे, लेकिन ज्यादातर अभी भी एवोल्यूशन की पहले फेज में थे और धीरे धीरे आकार में बड़े हो रहे थे। इनका आकार 8 से 9 मीटर था, लेकिन ये और भी ज्यादा विकसित हो रहे थे। खैर, ये स्थिति भी जल्द ही बदल गई। कई प्रजातियां बड़े साइज में तब्दील हो गई, वहीं कुछ डायनासोर जंगल में अपना दबदबा कायम करने लगे। आज के साउथ अमेरिका में भी उस समय डायनासोर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप पनपा, जो आकार में 6 मीटर लंबे थे और इनके दौड़ने की स्पीड भी काफी फास्ट थी। डायनासोर का ये ग्रुप अमेरिका में पनपे पहले डायनासोर्स में से एक थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि डायनासोर्स दुनिया के सभी कोनों में फैल चुके थे। हालांकि इनकी स्पीशीज, आकार और फीचर्स एक दूसरे से काफी अलग थे, लेकिन डायनासोर की स्थिति में सबसे बड़ा बदलाव 200 मिलियन साल पहले आया, जब ट्रायसिक पीरियड का अंत हुआ। इस पीरियड के खात्मे पर डायनासोर्स को मास एक्सटिंक्शन से गुजरना पड़ा। जी हाँ, ये बात बेहद कम लोग जानते हैं कि ट्रायसिक और जुरासिक पीरियड के बीच डायनासोर्स की कई प्रजातियों को विलुप्त होना पड़ा। कम से कम 30% जानवर मारे गए, लेकिन केवल डायनासोर्स ही नहीं बल्कि रेप्टाइल्स की प्रजाति को भी इससे भारी नुकसान हुआ। रेप्टाइल्स इस एक्सटिंक्शन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उनकी संख्या में तेजी के साथ गिरावट आई। आपको बता दें कि यह मास एक्सटिंक्शन पृथ्वी पर वॉल्केनिक एक्टिविटी के चलते हुआ। इस वॉल्केनिक इरप्शन से डायनासोर्स का भी अंत हुआ, लेकिन रेप्टाइल्स की ज्यादातर प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। ऐसा क्यों हुआ, इसी बात को आज भी वैज्ञानिक नहीं समझ पाते हैं। ये बात आज भी खुलकर पता नहीं चल पाती कि आखिर इस एक्सटिंक्शन से डायनासोर्स खुद को बचाने में सफल कैसे रहे। वॉल्केनिक एक्टिविटी का प्रभाव आखिर उन पर कैसे नहीं पड़ा और केवल रेप्टाइल्स ही इसका शिकार कैसे बने। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय के साथ उनके शरीर में विकसित हुए लंग्स काफी एफिशिएंट रहे, शायद इसीलिए उन्हें ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। खैर, कारण जो भी रहा होगा, लेकिन ये एक्सटिंक्शन डायनासोर्स के लिए एक बहुत बड़ी घटना साबित हुई। इसी के साथ उन्हें जंगल पर राज करने का एक अच्छा अवसर मिला और एवोल्यूशन की रेस में वो बाकी जीवों से काफी आगे निकल गए। ये वो समय था जब मैमल्स ने डायनासोर्स से छिपकर रहना शुरू कर दिया। इस एक्सटिंक्शन के बाद कई नए मैमल्स का भी एवोल्यूशन हुआ, जिन्हें डायनासोर्स की ताकत के सामने छिपकर रहना पड़ा। ट्रायसिक पीरियड में जो स्थिति डायनासोर्स की थी, अब उसी स्थिति में मैमल्स का गुजारा चल रहा था। जुरासिक पीरियड में डायनासोर सबसे मुख्य जानवर के रूप में उभरे। हालांकि सभी का आकार बड़ा होता चला गया, लेकिन कुछ डायनासोर्स कार्निवोरस रहे, जबकि कई प्रजातियां फल फूल और पेड़ पौधे खाकर ही अपना गुजारा चला रही थी। हालांकि डायनासोर्स का जंगल में दबदबा बना, लेकिन नदी तालाबों में अभी भी पुराने रेप्टाइल्स का ही दबदबा रहा। रेप्टाइल्स की यही प्रजाति आगे भी जिंदा रही और इवॉल्व होकर आज के मगरमच्छ में तब्दील हुई। बात करें डायनासोर्स की, तो जुरासिक पीरियड में धरती पर राज करते हुए डायनासोर्स में बड़ी गर्दन विकसित हुई। शार्प दांत के साथ खाना खाने की क्षमता भी बढ़ती चली गई। एक बड़े शरीर को संभालने के लिए इनके शरीर का दायरा भी बढ़ता चला गया। जब ये अपने एवोल्यूशन के टॉप स्टेज में रहे, तभी इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पृथ्वी के वातावरण में जायंट एस्ट्रॉइड्स ने प्रवेश किया और धरती पर गिरकर 3/4 जानवरों को तुरंत खत्म कर दिया। आपको बता दें कि ये एस्ट्रॉइड आकार में लगभग माउंट एवरेस्ट के बराबर रहा। 10 किलोमीटर चौड़ा होने के साथ साथ ये वजन में 460 ट्रिलियन का था, जिसने पृथ्वी पर भारी तबाही को अंजाम दिया। धरती पर गिरते हुए इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा रही कि ये 1 सेकंड में 12 किलोमीटर ट्रेवल कर गया और जल्दी ही युकाटन पेनिनसुला से जा टकराया। ये टकराव इतना भीषण था कि इसे आज के लॉस वेगस से न्यूयॉर्क पहुंचने में केवल 4 मिनट का समय लगा। साइंस बताती है कि जैसे ही पृथ्वी और जायंट एस्ट्रॉइड आपस में टकराए, इससे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जो वॉल्केनिक इरप्शन से कई बिलियन गुना ज़्यादा पावरफुल था।
पृथ्वी से लगभग कई मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। विस्फोट से लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढे का निर्माण हुआ। इस गड्ढे से सारे मैटर्स ने निकलकर धूल के बहुत बड़े बादल का निर्माण किया। इसके अलावा 800 किलोमीटर की रेंज में आने वाले सभी जानवर कुछ सेकंड्स में ही जिंदा जलकर मारे गए और जो बचे वो इस धमाके से पैदा होने वाली भारी रेडिएशन को झेल नहीं पाए। वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि दिखने में यह विस्फोट बिल्कुल किसी तारे की फॉर्मेशन के जितना विनाशकारी रहा होगा। इससे निकलने वाली रोशनी इतनी ज़्यादा रही होगी कि डायनासोर्स की ज़्यादातर प्रजातियां अंधी हो गई होंगी। विस्फोट के होते ही कई मरीन एनिमल्स ने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी होगी। कई मीलों तक केवल आग ही आग रही होगी और जीवों से लेकर पेड़ पौधे इकोसिस्टम सेकंड्स में तबाह हो गए होंगे। लेकिन ये अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद कई छोटे मेटेरॉइड भी पृथ्वी से टकराए। ये मेटेरॉइड जिस क्षेत्र में गिरे वहां सिवाय तबाही के कुछ नहीं बचा। कई डायनासोर्स विस्फोट के चलते ही मारे गए और जो ब्लास्ट से कई लाखों मीटर दूर थे उन्हें आग की लपटों ने और गर्म होते वातावरण ने मारना शुरू कर दिया। इस मास एक्सटिंक्शन में केवल डायनासोर्स ही नहीं बल्कि मैमल्स ने भी अपनी जान गंवाई। लेकिन ये धरती पर जीवन का अंत नहीं था। डायनासोर्स की कुछ प्रजातियां इस हमले से तो बच गईं, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ गईं। ये सब कैसे हुआ और इसके आगे इंसान कैसे इवॉल्व हुए, ये आपको वीडियो के पार्ट 3 में जानने को मिलेगा। दोस्तों, अगर ये पार्ट आपको पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 3 बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट में पार्ट 3 इसका ज़रूर लिखिए। मैं इसका पार्ट 3 ज़रूर बना दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।